गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ किरण प्रकाशिकी से लिया टॉपिक गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र उत्पन्न किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ बनाते हैं हम। जिसका ध्रुव P है और मुख्य अक्ष है इसकी ये। इसका वक्रता केंद्र ये है C। यहां पर है वायु और इसको कहते हैं हम विरल माध्यम। जिसका अपवर्तनांक है n। इधर है कांच और इसको कहेंगे हम सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक है n2। ये जो आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ है वो हमने माना S है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु और रखी हुई है, ऑब्जेक्ट। सेम वैसा ही है जैसे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हमने व्युत्पन्न किया था, सेम वैसा ही है, बस इसमें पृष्ठ को चेंज किया हुआ है। तो प्रकाश की किरण जो होगी वस्तु से एक तो मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर के ये निकल जाएगी, मुख्य अक्ष से होती हुई। दूसरी जो किरण है वो हम दिखा रहे हैं, ये यहां से चल करके और गोलीय उत्तल दर्पण को A बिंदु पर क्रॉस करेगी। यहां मैंने डाल दिया, ये है आपका बिंदु A। C से मैंने नॉर्मल डाला इस पर, और इसको मैंने नाम दिया N। ये है आपकी आपतित प्रकाश की किरण। प्रकाश की आपतित किरण, यहां पर बात क्या हो रही है, अपवर्तन की। और जैसे ही अपवर्तन आता है तो वहां हमें तुरंत अपवर्तन का नियम ध्यान आ जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगी, हल्का सा ये झुकती है। ठीक है, और जब हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये मुख्य अक्ष पर कहीं जाकर के ये मिलेगी, और जहां मुख्य अक्ष पर जाकर के मिलेगी उसको मैंने नाम दिया I। वहां पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब, इमेज। सबको क्लियर है? अब ये तो हमें पता चल गया कि ये आपतित किरण है और यहाँ अपवर्तित किरण है। इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। अब आपतन कोण और अपवर्तन कोण के विषय में जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण से अभिलंब तक के कोण को हम कहते हैं I, यानी कि आपतन कोण। आपतित किरण से अभिलंब तक का जो कोण रहता है वो कहलाता है आपका आपतन कोण I। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी ये अपवर्तित किरण थी, इसको हमने बैक साइड में जब लेकर के गए
जो P बिंदु है वो है आपका ध्रुव, और जहां पर ये आपकी A से परपेंडिकुलर डाला मुख्य अक्ष पर, वो आपका मैं मान लेती हूँ उसको क्या N है। ठीक है, अब इसमें ये आपका पूरा गोल चित्र हो चुका है। इसके बारे में जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आपको लैंग्वेज में लिखना है। अब इसको आगे करने के लिए हम इसके कुछ पार्ट्स लेते हैं, और पार्ट्स किस प्रकार से लेंगे, जैसे हम पहला एंगल लेते हैं I A और I A और M। ठीक है, तो लिखेंगे यहां त्रिभुज एक मिनट, आई ए एम नहीं लेंगे बेटा, ये लेंगे आई ए और सी, ये पूरा एंगल लेंगे आई ए और सी। ठीक है, और एक बार लेंगे हम ओ ए और सी। ठीक है, तो देखते हैं हम, क्योंकि हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम ले रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल। सबसे पहले मैं लेती हूँ आई ए सी में, तो ट्राइंगल आईएसी बनाते हैं पहले। ठीक है, ये तो आपका हो गया चित्र नंबर 1। अभी चित्र नंबर आपका 2 बन रहा है ट्राइंगल आईएसी। तो ये देखिए किस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है आपका आई, ये है आपका ए और ये है आपका सी। ठीक है, ये आपका डॉट 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 हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये भी आपका डॉट 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 है, और ये है आपका ए। ठीक है, इस तरह से ये जो एंगल है ये आपका है बीटा, यहाँ जो एंगल है ये आपका है गामा, और ये वाला जो एंगल है ये आपका बन रहा है आर। ये वाला जो एंगल है, यहाँ आई, यहाँ ए और यहाँ सी, इसकी बात की है। देखिएगा ये बीटा है, ये गामा है, और ये आपका क्या बन रहा है आर। ठीक है, तो इसमें जब हम निकालेंगे तो हम ये देखते हैं, एक आपकी थ्योरम है कि जो बहिष्कोण होता है वो आपका जो इसके संगत जो कोण है उसके अलावा जो दो अन्य कोण हैं उन दोनों के योगों के बराबर होता है। तो आपका यहाँ आ जाएगा क्या कि R बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम, ये हो गया आपका चित्र नंबर 2। अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ ए सी में, ट्राइंगल ओ ए सी में, और ट्राइंगल ओ ए सी लेते हैं तो देखिएगा ट्राइंगल ओ ए सी बन रहा है आपका ये ओ ए और ये सी। तो सेम ट्राइंगल तो आएंगे हम यहाँ, और ये बनेगा आपका इस तरह से कुछ। ओ ए और सी, यहाँ पर जो एंगल है वो आपका क्या है अल्फा, और इधर है गामा, और इधर एंगल है आपका आई, ये वाला एंगल है आई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अल्फा गामा, और ये हो गया आपका आई। सेम थ्योरम यहाँ भी लगेगी, ये है आपका चित्र नंबर 3। सेम थ्योरम यहाँ भी लगेगी, और यहाँ पर जो आपका आई हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो आई बराबर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सेम वैसे ही स्टेप्स चल रही हैं जैसे हमने अंतर प्रश्न में की। ठीक है, अब हम यहाँ लेते हैं स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम कहता है कि n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ ध्यान रखेंगे कि r को मैंने इस तरह से लिखा है अपवर्तन कोण के लिए, तो ऐसे लिखेंगे, और ये आपका गामा है, इसको ऐसे
ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको आप आर ना समझिए, ये आर नहीं है। अब यहाँ ये जो एंगल है साइन आई और साइन आर बहुत छोटे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेकिन साइन आई तथा आई तथा आर लिखेंगे, ठीक है। आई तथा आर, एंगल आई तथा एंगल आर बहुत छोटे हैं, और छोटे होने के कारण जो साइन आई है वो आपका क्या बन जाएगा, आई, और साइन आर जो है वो क्या बन जाएगा, आर। तो यहां पर आपका बन जाएगा n2 अपॉन n1 बराबर I अपॉन R, ये बन जाता है। अब I और R की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से निकालने पता है। इसको जल्दी से ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगी। OAC, ये आपका OAC, O ये है, A ये है और C ये है। O पर जो एंगल है वो आपका अल्फा है, और C पर जो एंगल है वो आपका गामा है, और ऊपर जो A पर एंगल है वो आपका आई है। हाँ, मैं इसको मूव करती हूँ और नेक्स्ट बताती हूँ। देखिएगा इधर, ये जो आपका आया है n2 अपॉन n1 इज इक्वल I अपॉन R, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर ये आपका बन जाएगा n2 R और इज इक्वल n1 I। अब यहाँ पर R तथा I के मान लगाएंगे, लिखेंगे R तथा I के मान रखने पर, और I तथा R के मान कहाँ लिखे हुए हैं, इक्वेशन 1 और 2 में। तो n2 मल्टीप्लाई क्या चीज है, R, और R की वैल्यू कितनी है बेटा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल n1, और I की वैल्यू है आपकी इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा प्लस गामा। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस लगाते हैं हम, जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं उसको ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन है उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा n2 बीटा प्लस n2 गामा इज इक्वल n1 अल्फा प्लस n1 गामा। नेक्स्ट ये गामा की स्टेप ये है और एक ये है, गामा की स्टेप को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ तो n2 गामा ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और इधर से n1 गामा को इधर लेकर के आएंगे, यहाँ काय में है प्लस में, इधर आकर के काय में आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल ये आपको हो जाएगा n1 अल्फा, और यहाँ से n2 बीटा हटेगा तो उधर जाकर के ये भी काय में आ जाएगा माइनस। यहाँ से गामा कॉमन ले लेंगे, और गामा कॉमन लेकर के आपके पास बचेगा n2 माइनस n1, और यहाँ बचेगा आपका गामा इज इक्वल
और ये हो गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सबको क्लियर हुआ? सिंपल प्रोसेस है, चित्र से हमने बाकी सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। ठीक है, अब यहां हम निकालते हैं अल्फा, बीटा और गामा के मान। लिखेंगे अल्फा, बीटा तथा गामा के मान निकालने पर। अब जरा वापस चित्र में आएंगे। चित्र में हमारी एक चीज जो है जो छूट गई बताने से, वो ये है कि ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? कैपिटल आर, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र तक की डिस्टेंस है तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और उसको कैसे हम डिनोट करते हैं? कैपिटल आर। तो यहां हम लिख लेंगे कैपिटल आर। ये इसको आप चित्र में बना लीजिएगा। और नेक्स्ट, वस्तु से लेंस तक की दूरी को क्या कहते हैं हम? यू, स्मॉल यू। और प्रतिबिंब से लेंस तक की दूरी को कहते हैं स्मॉल बी। तो यहां ये हमारा हो जाएगा बेटा स्मॉल बी। ये चीज रह गई थी, इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब अल्फा, बीटा और गामा के मान निकालते हैं। अल्फा, बीटा, गामा के मान निकालने के लिए फिर से हम चित्र लेते हैं, और चित्र को हम ये डालते हैं चित्र नंबर 5, 5, 6 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चित्र ले रही हूं आपका त्रिभुज ओ, ए और एम। त्रिभुज ओ, ए, एम। तो मैंने यहाँ त्रिभुज ओ, ए, एम लिया। देखेंगे बेटा क्या चीज है त्रिभुज ओ, ए, एम। ओ, ए, एम। ओ, ए, एम में जो आपका ए से लेकर के एम तक का डिस्टेंस है वो है आपका एच, और ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पर ये जो है आपका क्या है? यू, स्मॉल यू। ये बात क्लियर हो गई? यहां मैं ऊपर दिखा देती हूँ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक तो हमें लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है, कण हमें दे नहीं रखा है। तो ऐसा हम ऐसा राशि लेंगे जिसमें हमारा लंब भी आए और आधार भी आए। तो 10 अल्फा लेंगे। यहाँ लिखेंगे अल्फा इज इक्वल, इसको मान लेंगे हम 10 अल्फा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब हो जाएगा आपका ए एम अपॉन ओ एम। ए एम का मान कितना है? एच, और ओ एम का मान कितना है? यू। बट यहाँ चिन्ह परिपाटी देखेंगे बेटा, बाद में लिखना, पहले समझ लीजिए, इसके बाद लिखिएगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो यहाँ ये देखिएगा जो u का वैल्यू है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है, और लेंस के लेफ्ट साइड में होने के कारण u को हम लेंगे माइनस में। क्लियर है सभी के लिए? नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे अब हम बीटा वाला। तो बीटा का त्रिभुज है IAM, त्रिभुज IAM। त्रिभुज IAM लिखेंगे यहाँ पर, ये बनाया मैंने IAM, ये त्रिभुज I, ये A और ये M। यहाँ हो गया आपका बीटा। ये हो गया चित्र नंबर 3 हो गए थे, चित्र नंबर 4 ये हो गया, चित्र नंबर 5 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर A बेटा बात नहीं, A और M की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? H, और यहाँ I पर है आपका इमेज, और इमेज से लेकर के लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? V, स्मॉल v। सभी को क्लियर है?
और यहाँ पर लिखेंगे L अपॉन A, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपकी बनेगी AM अपॉन IM। यहाँ पर क्या बनेगा AM अपॉन IM, और AM की वैल्यू कितनी है बेटा H, और IM की वैल्यू कितनी है V। फिर से देखेंगे जो हमारा V है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार निगेटिव में जा रहा है, लेंस के उस साइड है, लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के V। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट सीधे बैठिए। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज CAM, लिखेंगे त्रिभुज CAM, और त्रिभुज CAM है कुछ इस प्रकार से आपका CAM, यहाँ पर है आपका गामा, और ये है आपका H, और यहाँ पर जो आपकी ये है कितनी है R, कैपिटल R। सभी क्लियर है सभी को? त्रिभुज जो लिया है हमने कौन सा लिया है, ये वाला त्रिभुज। सेम इसमें भी करेंगे कि गामा इज इक्वल tan गामा इज इक्वल L अपॉन A, और यहाँ पर हो जाएगा आपका AM अपॉन MC, और यहाँ पर AM की वैल्यू कितनी है H अपॉन MC की वैल्यू है R। इसमें चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो यहाँ ये देखिएगा ये है लेंस के दाहिनी तरफ, तो यहाँ पर R को हमें माइनस में नहीं लेना है, प्लस में ही। क्लियर होगी बात? अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है, बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, और गामा की वैल्यू भी आ चुकी है। इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। लिखते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा तथा गामा के मानों को इक्वेशन, डिस्टर्बेंस ना करें, खुद समझें और दूसरे को भी समझने दें। इक्वेशन 3 में रखने पर यदि आप बीच में डिस्टर्बेंस करेंगे तो आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि डेरिवेशन स्टार्टिंग से लेकर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अब यहां मान रखेंगे तो पहले हम इक्वेशन काटते हैं। n2 minus n1 गामा इज इक्वल n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। इसमें वैल्यूज लगाएंगे, और वैल्यूज लगाने पर आपका बनेगा n2 minus n1, और गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा h अपॉन r, तो हम यहाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू h अपॉन कैपिटल R बराबर। स्मॉल r अलग है, कैपिटल R अलग है, और गामा अलग है। इन चीजों का लिखते समय बेहद ध्यान रखें। गामा को R नहीं बनाना है, R को गामा नहीं बनाना है, स्मॉल r को कैपिटल R नहीं बनाना है, कैपिटल R को स्मॉल r नहीं बनाना है। अब यहाँ आते हैं हम n1 अल्फा, तो n1 हमारा आ चुका है, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा h अपॉन माइनस के u माइनस n2। बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा h अपॉन माइनस के v। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब ये तो सारी वैल्यूज लगाई गई हैं आपकी। अब ये देखेंगे माइनस कैरी करते हैं, यहाँ पर एक माइनस नीचे है और एक माइनस ऊपर है, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस बन जाता है, लेकिन ये वाला जो है ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, तो ये वाली स्टेप तो माइनस में रहेगी और ये वाली स्टेप प्लस में रहेगी। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर n2 minus n1 और इंटू h अपॉन r इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका, पहले मैं ये वाली स्टेप लेती हूँ क्योंकि ये वाली स्टेप प्लस बन चुकी है, तो ये हो जाएगा आपके पास n2h अपॉन v और माइनस n1h अपॉन u। यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप में n2 minus n1 और यहाँ हो जाएगा आपका h अपॉन r इज इक्वल, और यहाँ से जब हमने h कॉमन लिया तो ये आपके पास बचेगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, और यहाँ कॉमन आ जाएगा
जाएगा आपका H। इस वाले H से ये वाला H कैंसिल हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? थोड़ी सी स्टेप और रह गई है, उसको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। यहां देखेंगे, यहां बचा आपके पास N2 माइनस N1 अपॉन R, और यहां बचता है आपके पास N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। क्लियर है सभी के लिए? इसको मैं RHS को लेफ्ट साइड में ले लेती हूँ और इसको राइट साइड में ले लेती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 और अपॉन में R। यहाँ पर भी आपका ये ठीक है, लेकिन इससे आगे एक स्टेप और लगा सकते हैं। वो स्टेप लगा सकते हैं कि जब हमने पूरी इक्वेशन को N1 से डिवाइड किया तो सभी के अंश में N2 के अपॉन में N1, यहाँ सब में N1 आएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को और करते हैं कि N1 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका बनेगा N2 अपॉन N1 अपॉन V। ये बन जाएगा आपका N1 अपॉन N1 और ये आ जाएगा आपका U, और बराबर यहाँ भी आपकी सेम प्रोसेस होगी N2 अपॉन N2 सॉरी N1 माइनस N1 अपॉन N1 और अपॉन में आएगा R। देखेंगे सारी ही ऊपर की जितनी भी आपकी डिजिट्स हैं सभी को मैंने N1 से डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ ये देखिए, ये तो रहेगा आपका N2 अपॉन N1 ही बना रहेगा और अपॉन में आएगा V, और यहाँ ये N1 से N1 हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1, और यहाँ पर ये भी आपका क्या बनेगा N2 अपॉन N1 और माइनस के N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा 1 और अपॉन में आ जाएगा R, और ये N2 अपॉन N1 जो है उसको मैं यहाँ मान लेती हूँ, ये क्या है आपका N है ना, और ये जब ये हो जाएगा तो आपकी स्टेप बनेगी N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस 1 अपॉन R, और यही आपको डिराइव करना था। ठीक है, यही जो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, या गोलीय उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो, दोनों पर अपवर्तन का सूत्र यही आएगा। यही आपको फॉर्मूला ड्राइव करना था। उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए बेटा इसको एक बार आप रिवाइज और करेंगे। ठीक है, और यदि फिर भी नहीं लगता है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।